नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज संविधान के भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे। सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, नागरिकता हमें कैसे मिलता है, नागरिकता के लिए कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में, तो वो सारा हम आज देखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि हम लोग आज क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में ऐसा क्यों प्रोविजन किया गया, नागरिकता के बारे में क्यों प्रोविजन किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है। जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 5 से 11 जो है वो संविधान में प्रोविजन किया गया है, नागरिकता के बारे में केवल बताया गया है। फिर एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। उसके बाद अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो आप जानते हैं, तो उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया। तो ये सारा चीज नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नागरिकता, तो नागरिकता की क्यों जरूरत पड़ी, सिटीजनशिप की क्यों जरूरत पड़ी। तो हमें जैसे पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय संविधान सभा बना हुआ था और संविधान का निर्माण का कार्य कर रहा था। तो जब संविधान बन ही रहा था और उसी समय देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग, उस समय ये प्रोविजन किया गया कि जो लोग पाकिस्तान वाले एरिया में हैं वो इंडिया आ सकते हैं, और जो इंडिया वाले एरिया में है अगर उनको लगता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट होने लगे उस समय। उसके बाद जब ये माइग्रेशन स्टार्ट हुआ तो संविधान के आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 में ये प्रोविजन किया गया कि भारत में जो सिटीजन्स होंगे वो कौन होंगे और उनको क्या क्या मूल अधिकार दिया गया। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट में ये जो अधिकार हैं वो किनको मिलेंगे। जैसे कि जो अधिकार फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30, ये जो 5 आर्टिकल के द्वारा जो भी मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, वो केवल इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। तो जब ये अधिकार केवल इंडियन सिटीजन्स को है, तो फिर हमें नागरिकता जानना बहुत जरूरी है कि फिर भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो उस प्रोविजंस को आर्टिकल 5 to 11 में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन सिटीजन्स और एलियन, जैसे एक हमारे देश में जो भी पॉपुलेशन इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में रिसाइड कर रहा है, सारे लोग इंडियन सिटीजन्स तो है नहीं, उसमें कॉमन पॉपुलेशन है। अब कॉमन पॉपुलेशन मतलब जो भी लोग हैं, उन कॉमन पॉपुलेशन से कुछ सिटीजन्स हैं और कुछ नॉन सिटीजन हैं। कुछ सिटीजन होंगे और कुछ नॉन सिटीजन होंगे। सिटीजन में ही कुछ एक वर्ड आता है माइनॉरिटी के बारे में, कि कुछ लोग माइनॉरिटी होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब वैसे सिटीजन्स जिनका पॉपुलेशन कम है, जिनका पॉपुलेशन का भाग जो है वो इंडियन टेरिटरी में कम है, लेकिन वो भी सिटीजन है, तो उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। और कुछ लोग नॉन सिटीजन्स होते हैं, जो एलियन, बाहर के लोग रह रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो सिटीजन्स नहीं है, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के बारे में मतलब बहुत सारे जैसे इंडस्ट्री खोल के रखे हैं हम लोग, तो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं कुछ देर के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए वीजा पे आए हुए हैं, यहाँ वर्क करेंगे। बहुत सारे देश से एजुकेशन के लिए भी आते हैं बाहर से लोग। तो ये सारे लोग रिसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इंडिया के सिटीजन्स हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 13 के द्वारा जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार है, केवल इंडियन सिटीजन्स को है। इलेक्शन, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी केवल इंडियन सिटीजन्स को है। बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी बहुत आगे हम लोग जब देखेंगे एक एक करके, तो उसमें जानेंगे कि किसको ये सर पद पे आने के लिए भारतीय नागरिकता होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो अब भारत नागरिक होने के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए संविधान में, उसको हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जो आर्टिकल 5 से 11 में बताता है। अब संविधान में जो प्रोविजंस किए हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कि जो संविधान में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो केवल किया गया है 26 जनवरी 1950 तक। जब संविधान लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस समय तक इंडिया का सिटीजन कौन होगा, इसके बारे में ही संविधान के आर्टिकल 5 से 11 बताता है। और आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को वो शक्ति दे दिया है
कि आगे 1950 के बाद जो इंडियन का सिटीजन कौन होगा, उनके सिटीजनशिप को कैसे खत्म किया जाएगा, वगैरह जो भी प्रोविजंस हैं, आगे के जो भी उपबंध हैं, वो पार्लियामेंट को शक्ति दे दिया गया है कि वो कानून बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग 1950 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप क्या होगा, सिटीजन के बारे में कैसा कैसा उपबंध होगा, उसके बाद उसके लिए एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट, जो जिसको नागरिकता अधिनियम भी बोलते हैं, 1955 में वो लागू किया गया। उसको बाद बीच में 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में संशोधन किया गया। सबसे लेटेस्ट अब ये 2019 का संशोधन है, जो उसको CAA भी बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो आपको पता होगा, बहुत सारे अभी न्यूज में आया है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। बाद में हम इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कब अमेंडमेंट हुआ है, ये ध्यान भी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां तक हमें क्या पता चला कि 26 जनवरी 1950 में जो उस समय तक जो भारत के नागरिक कौन होगा वो बताया गया आर्टिकल 5 से 11 में, और उसके बाद का प्रोविजन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया। मतलब संविधान में बहुत सारा चीज डिटेल एनालिसिस ऑफ नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, बस ये बोल दिया गया, ये सबसे बड़ा प्रोविजन कर दिया गया कि पार्लियामेंट को शक्ति है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हो सके तो वो आर्टिकल 5 से 11 में जो प्रोविजन दिया गया है वो भी सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, ऐसा करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 5 को देखते हैं। तो आर्टिकल 5 में क्या प्रोविजन है। सबसे पहला, अगर किसी को इंडिया का सिटीजन वही हुआ, देखिए मैं पहले अभी तक बता चुका हूं कि ये जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो 1950 के लिए है, स्पेशल 1950 के लिए, कि 1950 में कौन भारतीय नागरिक होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रोविजंस अभी के लिए है, 1950 के समय के लिए बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग संविधान में बताया गया है कि जो पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, एक कंडीशन यह है कि पर्सन जो होगा वो डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया का डोमिसाइल। इंडिया का डोमिसाइल का मतलब क्या होता है ना, मूल निवासी का मतलब, अगर डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप अगर जैसे इंडिया में आप रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इंडिया में ही अभी आगे अपना जो भी काम है वो इंडिया में ही रहूं, या आगे की जिंदगी में परमानेंट यहीं सेटल हो जाऊं, तो इसको बोलते हैं वहां का डोमिसाइल। एज ए डोमिसाइल आप रहना चाह रहे हो, जैसे आप 5 साल के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हो और बस केवल पढ़ाई के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जा रहे हो, तो आप वहां के मूल निवासी बनने नहीं जा रहे हो, या कोई भारत बाहर का आया और यहाँ बस 2-3 साल के लिए काम किया है, तो उसको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंटली इंटेंड है वो कि यहीं रहेगा करके, तो उसके लिए पहला तो डोमिसाइल रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो डोमिसाइल हुआ सबसे पहले इंडिया का। और दूसरा एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करना है, और एक कंडीशन, इन तीनों में से कोई एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो तीनों में से एक और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना है, या तो उसका जन्म, एक मूल निवासी मतलब वो तो रहना चाहता है यहीं पे, और एक तो मूल निवासी, इंडिया का मूल निवासी है, भारत में जन्म हुआ है उसका। दूसरा, पेरेंट बोर्न इन इंडिया, उसमें से माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्म लिए हों। या तीसरा कंडीशन है कि वो 1950 के जस्ट पहले 5 साल से इंडिया में ही रह रहा हो। इन तीनों में से कोई एक और कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो इंडिया का नागरिक 1950 में समझा जाएगा। फिर एक बार और ध्यान दिलाता हूं, 1950 में कौन नागरिक समझा जाएगा, ये अभी 1950 के प्रोविजंस की बातें कर रहे हैं। तो 1950 में कौन नागरिक समझा जाएगा, एक पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, मूल नागरिक। दूसरा, उसका जन्म भारत में होना चाहिए, भारत में ही उसका जन्म हुआ है, उसको वो हो जाएगा। इस कंडीशन के साथ इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना है। दूसरा, पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों। और तीसरा, पर्सन रिसाइड इन इंडिया जस्ट बिफोर 1950, 1950 से जस्ट पहले 5 साल से इंडिया में ही रह रहा हो और भारत का नागरिक बनना चाहता हो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। होप आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 6 देखते हैं। हम लोग आर्टिकल 6 को देखते हैं। तो 6 में क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है,
इंडिया जा रहा है अगर पाकिस्तान से माइग्रेट करता है, कब माइग्रेट करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1948। ये डेट क्यों है? क्योंकि इस दिन परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, परमिट सिस्टम कि कोई माइग्रेट कर सकता है करके, तो 19 जुलाई 1948। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहता है, पहले वो पाकिस्तान में था लेकिन इंडिया जाना चाहता है, अब वो इंडिया जाना चाहता है क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो गया, तो 1947 के बाद जाना चाहेगा, पहले तो पूरा इंडिया था, तो तब अगर जाना चाह रहे हैं कि नहीं हम इंडिया में रहेंगे, इंडिया के नागरिक हम होना चाह रहे हैं, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आता है, मतलब 1947 से 1948 उसके अगर पहले इंडिया में आ जाता है, यहां रहना चाहता है, और उसके माता पिता या कोई ग्रैंड पेरेंट्स क्या होंगे? इंडियन होंगे। इंडियन होने का मतलब क्या है कि वो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जब भारत अलग नहीं हुआ था तो वो भारत वाले पोर्शन में, जैसे ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये भारत है, सॉरी भारत है और पाकिस्तान है, तो वो अगर अभी जो अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, कौन? उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर वो व्यक्ति इंडिया आना चाह रहा है और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब सामान्यतः ऐसे ही उसको परमिशन मिल जाएगा कि ठीक है आप आ जाइए और इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। कंडीशन देखिएगा, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, उसके माता पिता पहले से ही अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे और वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ रहा है, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये पहले कंडीशन है कि उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे, पहले से इंडियन थे, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में ही उनका घर और सब उनका जन्म वहीं पे हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में जो इंडिया का पोर्शन है वहीं हुआ था। ये कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद ये डेट का फुलफिलमेंट है, डेट के पहले आ गए होंगे तो ऑर्डिनरी उनको रेसिडेंस मिल जाएगा, वो सिटीजनशिप हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले 6 महीना पहले उनको इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगा। ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। अब हम आर्टिकल 7 देख लेते हैं साथ ही साथ कि आर्टिकल 7 क्या है। तो आर्टिकल 7 ये बोलता है कि अगर कोई इंडिया में था 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान चला गया, उसको लगा भारत आजाद होने से पहले वो मान के कुछ काम होगा या पाकिस्तान में रहता होगा या कुछ घर चला गया होगा या कोई भी नौकरी करता होगा, ऐसा है कि 1 मार्च 1947 को वो कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। और उसके बाद भारत आजाद हुआ, इंडिया डिवाइड हो गया, और उसके बाद वो चाह रहा है कि नहीं हम क्या करें, इंडिया में आए और इंडियन सिटीजन्स लें। तो 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया, और उसके बाद अगर वो इंडिया में आना चाहता है तो वो सिटीजन बन सकता है, लेकिन उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 मंथ रहना पड़ेगा। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें इनके ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, वो कंडीशन इसमें फुलफिलमेंट नहीं है। ये क्योंकि पहले से ही इंडिया में था, वो 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया था, या फिर वो देश आजाद हुआ उसके बाद भी लगा कि नहीं चले जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया था, उसके बाद अगर वो लौट के आना चाहता है तो उसको सिटीजन मान लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले वो जब आया तो उसको 6 महीना रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको मिल जाएगा। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में 1950 में कौन भारत का नागरिक होगा, ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 बताता है। अब हम लोग आर्टिकल 8 को देखेंगे। तो अनुच्छेद 8 जो ये बताता है कि कोई भी अदर कंट्री पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में बता दिया गया है, तो उसके बाद कोई भी दूसरे कंट्री में अगर कोई रह रहा है और वो इंडिया में आना चाहता है, इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहता है, क्योंकि भारत आजाद हुआ उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग के पेरेंट्स यहाँ जन्मे हुए थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में उन लोग पढ़ने या फिर वहीं नौकरी करने जाते थे या फिर वहीं के सिटीजन्स हो जाते थे, लेकिन उनको लगा ऐसा कि नहीं अब इंडिया आजाद हो गया है और इंडिया मतलब उनको लगा कि इंडिया लौटना चाहिए, तो अगर वो दूसरे देश से इंडिया लौटना चाहते हैं तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, ये आर्टिकल 8 में बताया गया है। जैसे मैं आपको यह बताता हूं कि अगर
कोई भी कंट्री पाकिस्तान के अलावा अगर कोई रह रहा है और वो इंडिया में आना चाहता है तो एक कंडीशन फुलफिलमेंट करना पड़ेगा उसको कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। जब इंडिया अनडिवाइडेड था और जो इंडिया का पोर्शन है उसमें अगर उनका जन्म हुआ है तो वो पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। लेकिन उसके पहले एक और कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसको पहले रजिस्टर एज ए इंडियन सिटीजन उसी देश के डिप्लोमेटिक के द्वारा, वही जिस देश में अभी है वो उसी देश के डिप्लोमेटिक के द्वारा अपने आप को पहले वो इंडिया का सिटीजन रजिस्टर करे, उसके बाद वो यहाँ का सिटीजनशिप ले सकता है। तो ये आर्टिकल 8 था। तो आर्टिकल 8 जो है वो बाहर वालों के लिए है। एक बार समअप करते हैं सबको। तो आर्टिकल जो पहले हम आर्टिकल 5 देखे, आर्टिकल 6 देखे, आर्टिकल 7 देखे और आर्टिकल 8 देखे। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि जो इंडिया में ही है, जो संविधान लागू हुआ तो 1950 में, तो उस समय जो इंडिया में ही है उनको कैसे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो उनको कंडीशन जो सेटिस्फाई करना था वो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ रहे हैं उनको क्या कंडीशन फुलफिल करना है वो आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग बताया गया है। और वैसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में लौटना चाह रहे हैं उसको आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग उसका कंडीशन बताया हुआ है। और आर्टिकल 8 में क्या कंडीशन बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश में रह रहे हैं, दूसरे देश के सिटीजनशिप एक्वायर कर चुके थे पहले, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन बनना चाह रहे हैं और उसके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बोर्न इंडिया के थे, अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनको कैसे सिटीजन मिलेगा, वो जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 8 में बताया गया है। अब हम लोग आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 को एक साथ देखते हैं। तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि कोई भी सिटीजन जो है वो क्या कर सकता है, वॉलेंट्री एक्वायर्ड, अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री का अगर सिटीजनशिप हासिल करता है तो क्या माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। अगर स्वेच्छा से कोई दूसरे देश का अगर कर लेता है, सिटीजन से एक्वायर कर लेता है तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये आर्टिकल 9 में बहुत सिंपल सा चीज बताया गया है। आर्टिकल 10 बहुत ही छोटा है, वो बोला गया है कि जो कोई भी पर्सन अगर इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है, इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका कंटिन्यूएशन होगा। तो वो पार्लियामेंट क्योंकि यहां देके छोड़ दिए, क्योंकि ये जो प्रोविजंस थे वो 1950 तक के प्रोविजंस थे और 1950 के बाद का सारा काम पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट जैसा चाहेगा उसको वैसा कर सकता है। तो जो 1950 तक जो भी पर्सन सिटीजनशिप ले लिया है उसको कंटिन्यू रखने का जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा उसी के तहत होगा। ये सिंपल सा बात आर्टिकल 10 में बताया गया है। आर्टिकल 11 में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी सिटीजन्स का सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी सिटीजन्स का वो सिटीजनशिप खत्म कर सकता है या उसको छीन सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। मतलब आगे चल के अगर कोई ऐसा नियम बनता है तो पार्लियामेंट बना सकता है आर्टिकल 11 में। और इसी आर्टिकल 11 के तहत ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बना, जिसके तहत 1950 के बाद भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कैसा रहेगा, किस तरीके से उसके बाद इंडिया का सिटीजनशिप लिया जा सकता है, किस तरीके से इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ा जा सकता है, ये किसके द्वारा बताया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया 1955 और 1955 सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा आगे की नागरिकता के बारे में सारा चीज विस्तार से बताया गया इस एक्ट में। हम लोग अभी देखें कि 1950 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा, लेकिन 1950 के बाद कौन कौन सिटीजन हो सकता है उसका कंडीशन आर्टिकल में नहीं बताया गया है। उसका कंडीशन ये बोल दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकता है। तो इसके तहत पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955।
इसके तहत दो कंडीशन वो बनाया कि भारत के सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, मतलब भारतीय नागरिकता लेने के लिए, ये लेने के लिए भारतीय अगर नागरिकता लेना है तो ये 5 तरीका है भारतीय नागरिकता लेने का। और अगर भारतीय नागरिकता नहीं लेना है, मतलब भारतीय नागरिकता को क्या क्या नियम है कि भारत की नागरिकता को क्या छीना जा सकता है या त्याग किया जा सकता है, उसके ये 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी पर्सन भारत का नागरिकता कैसे ले सकता है 1950 के बाद। अभी भी ध्यान रखिएगा, 1950 के बाद वो भारत की नागरिकता कैसे लेगा। तो सबसे पहले नागरिकता अगर लेना है उसको 1950 के बाद, तो एक कंडीशन है उसका बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब ये है कि जन्म से, अगर कोई भी पर्सन जिसका जन्म भारत में हुआ है, 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ है, और उसके माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक और उसके साथ दूसरे कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, मतलब जो इलीगल माइग्रेशन से नहीं होना चाहिए, कोई जैसे माता इंडियन रेसिडेंट है और पिता जो होगा इलीगल माइग्रेंट होगा, तो ऐसे नहीं। माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या दोनों में से एक कोई भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, जन्म से ही भारत के नागरिक समझे जाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है बाय डिसेंट, वंश के आधार पे। इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है और उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा कि उनको जैसे ही उनका जन्म हुआ है, तो जैसे ही उनका बर्थ होगा, तो 1 साल के अंदर उनको जिस देश में उनका जन्म हुआ है वहां के कॉन्सुलेट में उनको एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराना होगा 1 साल के अंदर। मतलब जैसे किसी का अमेरिका में जन्म हो जाता है किसी बच्चे का और उसके माता पिता इंडियन सिटीजन है और वो अमेरिका में जन्म लिया है, तो उसको तो बर्थ से नहीं मिलेगा, तो उसको किस बेसिस पे मिलेगा, बाय डिसेंट बेसिस पे मिलेगा, वंश के आधार पे मिलेगा। तो वंश के आधार पे क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे जैसे ही वो जन्म लिया तो उस बच्चे को वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि ये हम लोग इंडियन सिटीजन हैं और हमारा ये बच्चा, और हम भी इसके भारतीय नागरिक चाहते हैं कि ये भी भारतीय नागरिक हो, तो उसका वहां पे एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराना पड़ेगा जन्म लेने के 1 साल के अंदर। अगर 1 साल के अंदर नहीं हो पाता है तो उसको भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, फिर उसको किसी और तरीके से भारतीय नागरिक बनाना पड़ेगा। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण के द्वारा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और वो चाहता है कि हम इंडिया के सिटीजन्स ले लें, तो उसको पहले यहाँ 7 साल तक रहना पड़ेगा और उसके बाद आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्या कर मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो उसको मिल सकता है। तो ये हुआ पंजीकरण द्वारा। उसके बाद है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है और इंडिया का नहीं है, तो और इंडिया से बहुत दिनों से व्यापार कर रहा हो या कला साहित्य से जुड़ा हुआ हो, बहुत दिन से इंडिया का सेवा रख रहा हो, इंडिया के साथ निष्ठा रखता हो, इंडिया के बारे में अच्छा चाहता हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, इंडिया का जो भी शेड्यूल में जो लैंग्वेज दिया गया है उसका कोई एक भाषा का ज्ञान रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बाय नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से उसको क्या किया जा सकता है, इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। उसके बाद है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, जैसे गोवा को एक्वायर किया, पौंडीचेरी को एक्वायर किया, अभी कुछ 2015 में बांग्लादेश के कुछ टेरिटरी को इंडिया में शामिल किया गया, तो ऐसे जब शामिल हुआ तो वो तो उस देश के निवासी थे जहां से एक्वायर किया गया, तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप कैसे माना जाएगा। तो अगर वो देश, वो एरिया, भूभाग जो है अगर भारत में शामिल हो गया, इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इंडिया के सिटीजनशिप मतलब इंडिया के नागरिक समझे जाएंगे वो। तो ये 5 कंडीशन है। जैसे एक आपको बताते हैं कि अगर किसी महिला का शादी हुआ है भारतीय पुरुष से, तो उसको अगर इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, किस फॉर्म से मिलेगा, जन्म से नहीं मिलेगा, डिसेंट से नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वंश जो उनके जो है वो नहीं होगा, बाय नेचुरलाइजेशन नहीं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी नहीं, बाय रजिस्ट्रेशन। उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद
और रजिस्ट्रेशन कराने का क्या है कि उसके पहले उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, और भी बहुत सारे कंडीशन हैं फुलफिल करते हैं उसको। तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंडीशन को फुलफिल करने के बहुत सारे 5-6 नियम कानून बताए गए हैं। तो उस नियम कानून को अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। इसके बाद हम लोग सिटीजनशिप का त्याग कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे 3 कंडीशन है सिटीजनशिप को खत्म करने का। एक बाय रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई पर्सन स्वेच्छा से भारत का नागरिक को त्याग करता है, कि वो स्वेच्छा से सहमति देके बोल देता है कि हम भारत का नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ एक कंडीशन यह है कि अगर जो पर्सन भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग कर रहा है, अगर उसका बच्चा जो मतलब उसका चाइल्ड जो है वो 18 साल से कम का है, तो उसका भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। अगर वो 18 साल से ज्यादा का तो उसका नहीं समाप्त होगा। और अगर जैसे 18 साल से कम का था और नागरिकता समाप्त हो गया, और वो 18 साल कंप्लीट करने के बाद 18 प्लस हो जाता है, और उसको फिर से अगर सोचता है कि हम भारत का नागरिक हों, तो भारत का नागरिक बन सकता है। ये होता है बाय रिनंसिएशन। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब यह है कि अगर कोई नागरिक दूसरे देश का अगर नागरिकता को सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, दूसरे देश का सिटीजनशिप को ले लेता है, तो वो ऑलरेडी इंडिया का मतलब इंडिया के सिटीजनशिप से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर वो दूसरे देश का नागरिकता को ग्रहण कर लेता है और यहाँ कुछ बताता भी नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि वो दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ के नागरिकता से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरा कंडीशन है बाय डिप्रीवेशन, मतलब वंचित कर दिया जाएगा। वंचित किस आधार पर किया जाएगा? अगर कोई नागरिक जैसे इलीगल माइग्रेंट हो, ले लिया हो, फर्जी तरीके से इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया हो, या संविधान का अनादर कर रहा हो, या फिर कोई इनेमी कंट्री जो हमारा शत्रु देश है उसके साथ मिलकर भारत के साथ साजिश रच रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या किया जा सकता है? उसके सिटीजनशिप को छीना जा सकता है और उसके सिटीजनशिप से उसको वंचित किया जा सकता है। एक और होता है, एक और केस है इसमें, एक इंपॉर्टेंट केस ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से 7 ईयर कंटिन्यू 7 ईयर से बाहर रह रहा हो भारत से बिना बताए, अगर वो छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो नहीं, ठीक है, उसका नहीं होगा। अगर वो नौकरी कर रहा है कहीं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, अगर उसका नौकरी लगा और वही नौकरी है, या कोई वीजा पे रह रहा हो और सूचना देकर रह रहा हो, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे नागरिक जो सामान्यतः बिना किसी के काम के अगर 7 साल से ज्यादा अगर वो रह रहे हैं विदेश से बाहर, तो उसको भी वंचित किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा नियम बना के। इसमें नियम है कि उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सिटीजनशिप 3 खत्म करने के 3 तरीके और प्राप्त करने के 5 तरीके, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सिटीजनशिप एक्ट में, ये सिटीजनशिप एक्ट का जो प्रोविजन है, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। जो मैं ये कंडीशन बताया वो सबसे लेटेस्ट कंडीशन बताया, धीरे धीरे उसका संशोधन होते गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। जब वो 1955 में लागू हुआ था तो उस समय कंडीशन और कुछ था, लेकिन अब के कंडीशंस चेंज हो चुके हैं, क्योंकि बीच बीच में शुरू में मैं बताया था कि बहुत समय 5-6 बार उसका अमेंडमेंट हो चुका है, कंडीशन चेंज होते गए हैं। अभी लेटेस्ट 2019 में हुआ है उसका संशोधन। तो अभी जो आपको इसका विस्तार से जो भी उसके संशोधन हुए, अमेंडमेंट एंड ये जो 2019 का CAA, इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तो होप कि इंडिया के जो सिटीजनशिप भाग 2 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 है, वो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट ये बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 5 to 11 में जो भी नियम बताया गया है वो आर्टिकल 1926 जनवरी 1950 के नागरिकता के बारे में बताया गया है, और उसके बाद की नागरिकता का जो बात है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। ये 2 बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, भाग 2 को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।